ओके। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्रिया योगा सेशन। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर 15 दिन में एक सेशन करें, ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो उनके अगर कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चंस हो, या जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं। तो अभी ऐसा तो कोई भी नहीं लग रहा है जो नया जुड़ा है, पर ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट ही होते हैं, और आप लोगों ने बहुत बार सुन भी लिए होंगे उनके आंसर्स, तो आपको लगेगा अरे ये तो हमें पता है। पर ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। तो ये जो मैंने चार पांच चीजें डाली थी पहले कि क्या हम आज कवर करेंगे, तो मैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए वो रेपिटेशन हो। और उसके बाद आप लोगों के जो भी सवाल हो तो प्लीज आप वो पूछ लीजिएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग बाबा जी को और सारे क्रिया योग मास्टर्स को याद करके फिर शुरू करेंगे। तो हम अपनी अपनी प्रेयर कर लेंगे गुरुज के लिए, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। क्योंकि ये क्रिया योग का सत्संग है, सबसे पहला जो सवाल सबके दिमाग में आता है कि हमें क्रिया योग करना ही क्यों है। तो ये एक आध्यात्मिक पथ है, जिस पर चलने से हम अपने आप को, अपने तत्व को जान सकते हैं। जो हम यहाँ करने आए हैं इस मनुष्य जीवन में, इस शरीर में, उसको कैसे जाने। वो जो सारी मिस्ट्री है मेरे बारे में, जो मैंने अभी अपने आप को बहुत लिमिटेड सेल्फ माना हुआ है, वो कैसे जाने। तो क्रिया योग एक ऐसी पद्धति है, ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर उसको जाना जा सकता है। जैसे बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं योग के। एक तो हम जानते हैं हठ योग। हठ योग किस लिए होता है? कि आपका जो शरीर है, आपका मन है, वो स्वस्थ रहे। बहुत सारे लोग हठ योग की क्रियाएं करते हैं, है ना। तो या फिर हम जो आसन प्राणायाम करते हैं, या अगर हम सिंपल प्राणायाम जैसे अलोम विलोम ही कर रहे हैं, या नाड़ी शोधन, या कपाल भाती, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी को, माइंड को हेल्दी करते हैं, स्वस्थ करते हैं। हमारा जीवन यहाँ पर स्ट्रेस फ्री, स्वस्थ चले, उसके लिए ये काम आते हैं। जो क्रिया योग है वो उनसे बहुत अलग है। क्रिया योग में आपका, अगर आप रेगुलरली पूरा प्रोसेस करेंगे, तो क्रिया योग में शरीर और मन तो स्वस्थ हो ही जाते हैं, वो तो उसके लिए चीज है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं क्या हूँ। ये क्रिया योग का जो प्राणायाम है उसके अंदर ये पोटेंशियल है, वो शक्ति है कि आप अपने आप को उससे जान सकते हो। क्योंकि क्रिया योग जैसे जो सांस ली जाती है हमारी सूक्ष्म शरीर में, तीन नाड़ियां, वैसे तो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, ये हम सबको पता है। और उसमें तीन सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जो होती हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी जो हमारे शरीर को ठंडा करती है, पिंगला नाड़ी जो हमारे शरीर को गर्म करती है, और उन दोनों के बीच में होती है सुषुम्ना। और हमारी जो सांस है, जिन लोगों ने भी थोड़ा प्राणायाम किया है उनको आइडिया होगा कि वो बदलती रहती है। कभी हम दाई सांस, से नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, कभी हम बाई से लेते हैं, और वो कभी दोनों का बदलता रहता है। अभी भी अगर आप अपना चेक करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके देखिए, तो आपकी या तो दाई ज्यादा चल रही होगी या बाई चल रही होगी। दोनों तो चल रही। दोनों चल रही है। और किस किस की दोनों चल रही हैं? ओके, ठीक है, मेरी भी दोनों चल रही है। तो ये होता है जब दोनों चल रही होती हैं, वो जो सही होता है, मतलब वो उस समय सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही होती है उस समय। क्योंकि वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का सत्संग करते हैं,
तो नेचुरली ऐसा होता है कि आपका जो मन है, मतलब वो बैलेंस हो जाता है और सुषुम्ना में आ जाता है। यही एक और भी रीजन है कि सत्संग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, क्योंकि जब भी हम सत्संग करने आते हैं तो नेचुरली हमारा ध्यान इस तरफ होता है, तो वो बैलेंस होके सुषुम्ना। और क्रिया योग क्या करता है, वो आपके दोनों लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल्स को बैलेंस करके आपकी जो सांस है वो ज्यादा से ज्यादा सुषुम्ना में चलने लगती है। और जब सांस सुषुम्ना में चलती है तब क्या होता है, अभी हमें क्या पता है इस संसार के बारे में, हम जानते हैं इसको हमारी पांचों इंद्रियों से। जो हमें दिख रहा है, जो हमें सुन रहा है, जो हमें सूंघा जा रहा है या टच हो रहा है या टेस्ट हो रहा है ना, यही हमारी पांच इंद्रियां हैं। तो क्यों, क्योंकि जो हमारी सांस है, हमारे जो प्राण है, ये पांचों इंद्रियों की तरफ बह रहे हैं। क्रिया योग करते करते आपकी सांस सुषुम्ना में चलने लगती है। और सुषुम्ना में, जैसे मैंने बोला, अभी भी हम सबकी सुषुम्ना में थोड़ी देर के लिए है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है कितनी देर वो सुषुम्ना में रहेगी। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम आपका वो सुषुम्ना में सांस चलने लगी, तो क्या होता है, आपका जो सारा प्राण जो पांचों इंद्रियों की तरफ जा रहा है वो सुषुम्ना में आ जाता है, और फिर वो कहीं और जाता है प्राण। तब आपको ये रियलाइज होता है कि अरे, ये जिसको मैंने ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जिसको रियल माना हुआ है, ये तो है ही नहीं, कुछ और भी है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है ना, अभी तक तो हम इसी को ही जानकर चल रहे हैं। तो वो जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको तिब्बतन बुद्धिज्म में सेंट्रल चैनल, मतलब आप कोई भी अगर ट्रेडिशन लेंगे, हर जगह पे अलग अलग नाम है उसके, और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और जब हम मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, जो कि अद्भुत आपके अनुभव होते हैं, जो इस शरीर और मन और इस संसार के परे होते हैं, वो भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ही होते हैं। और हमारा जो क्रिया योग की जो ये है पद्धति, उससे ये बहुत जल्दी होता है, ये बहुत ही एक एडवांस टेक्निक है। तो अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं, अगर हम इस संसार में जो चल रहा है इससे थोड़ा ऊपर जाके कुछ और जानना चाहते हैं, तो फिर क्रिया योग एक बहुत ही अच्छी साधना है ये करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर मैं अभी अपने संसार में खुश हूँ, अपनी फैमिली में खुश हूँ, और मुझे सिर्फ अपना संसार ही ठीक करना है, मुझे और कुछ इसके आगे नहीं जानना है, तो फिर आपके लिए क्रिया योग नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपके कुछ सवाल होंगे तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बाद में सब एक साथ लेती हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल था, व्हाट आर द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ क्रिया योग। तो शॉर्ट टर्म ये है कि जैसे ही आप क्रिया शुरू करते हैं, और अगर आप अच्छे से करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से ही, आपको जितने भी लोग यहाँ कर रहे हैं उनको रियलाइज होगा कि उनकी बॉडी में कहीं ज्यादा एनर्जी है, आपको एक अलग तरह की ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। तो और रिलैक्स्ड रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो जो हमने बोला ना कि हठ योग हम करते हैं शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए, तो क्रिया योग की एक्सरसाइजेज और प्राणायाम आपको वैसे ही स्वस्थ कर देती हैं, आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाता है। और आप थोड़े दिन, एक हफ्ता लगातार, अगर आप पूरी 38 एक्सरसाइजेज और पूरा सिर्फ जो प्राणायाम बताया है आप वो करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए। जैसे बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि आप सिर्फ सलाद खाइए तो कितना आपकी बॉडी बेटर फील करेगी, लेकिन ये सुनने से नहीं होगा, खानी पड़ेगी ना। थोड़े दिन सिर्फ सलाद खाएं तो कितना अच्छा लगता है, या सिर्फ वाटर थेरेपी करें तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें ये भी प्रोसेस करके देखना होगा। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का तो मतलब वो आपको इस सारे बंधनों से फ्री कर देगा। दिस इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ क्रिया योग। जो क्रिया योग की सांस ली जाती है, वो एक ही सांस इतनी पावरफुल है जिससे आपका बहुत फास्ट एवोल्यूशन होता है। देखो, हम सबका एवोल्यूशन जो है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। वी आर ऑल इवॉल्विंग, दिस होल थिंग इज इवॉल्विंग, लेकिन उसकी एक अपनी स्पीड है। जब आप क्रिया योग करना शुरू करते हो, क्रिया योग की सांस लेना शुरू करते हो, तो वो जो उसका एवोल्यूशन होना शुरू होता है वो बहुत तेज होता है। और उससे आप, जैसे मैंने बताया कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है तो आपको वो अनुभव होते हैं जो इस संसार के परे के हैं। तो आपका माइंड एक्सपैंड होता है। आपने देखा है, जब हम जैसे छोटे थे और हमारे कम लिमिटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो लिमिटेड एक्सपीरियंस होते हैं तो हमारी बुद्धि भी कम काम करती है। हम एक संसार में भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोजर।
सुना है कि नहीं आपने, एक्सपोजर। हम बोलते हैं, अगर किसी को मिलते हैं हम बोलते हैं अरे इनको तो एक्सपोजर ही नहीं है। या फिर हम बोलते हैं अच्छा कोई फॉरेन ट्रैवल करे या कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाए या कोई ट्रैवल करे या अलग अलग लोगों से मिले, तो हम बोलते हैं इनको एक्सपोजर होगा। क्यों एक्सपोजर की जरूरत है? कि आपकी बुद्धि बढ़ेगी। नहीं तो क्या होता है, हमारे बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स होते हैं लाइफ के, है ना। अगर हमने कुछ किया ही नहीं है, या आप अलग तरह का खाना भी खाते हो, अलग जगहों पे जाते हो, अलग तरह के लोगों से मिलते हो, नई कंट्रीज ट्रैवल करते हो, तो आपको एक्सपोजर मिलता है। या आप ऐसी कंपनी में जॉब लेते हो जहां पे आपको थोड़ा और ज्यादा आपको स्ट्रेच किया जाएगा, तो वो सब एक्सपोजर की बात है। तो जितना ज्यादा हमें एक्सपोजर मिलता है, हमारी बुद्धि उतनी ज्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कुछ शहरों में, आप पता नहीं आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है या नहीं, या गांवों में, जैसे लोगों को सिर्फ चाय का पता है, ठीक है। तो अगर आप एक ग्लास में एक ब्राउन लिक्विड होगा, तो अगर किसी को भी पूछोगे वो बोलेगा चाय है ना। उसको पता है कि बस ये चाय ही होती है। लेकिन वो कॉफी भी हो सकती है, अब हमें पता है। लेकिन आप अगर उसको एक बार कॉफी पिला दो, तो अब उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, है ना। अगर दूर से देखोगे तो हम पता नहीं कर सकते कि वो चाय है कि कॉफी है। फिर आपने हॉट चॉकलेट भी पिला दिया, तो अब ऑप्शंस और बढ़ गए, है ना। चाय भी हो सकती है, कॉफी भी हो सकती है, हॉट चॉकलेट भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो हमारा ये एक्सपीरियंस बढ़ गया है, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ेंगे तो हमारी पर्सपेक्टिव ज्यादा हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस ये हमारा आध्यात्मिक में भी होता है। कि हमको जितने हम ये क्रियाएं क्यों करते हैं, कि हमारा एक्सपोजर होता है इस संसार के अलावा क्या है उस तरह का। हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो इससे अलग हैं। तब हमें पता पड़ता है, तब हमारी बुद्धि थोड़ी बढ़ती है, तब हमें लगता है हाँ हाँ कुछ और भी हो सकता है। और हमारी जो सफरिंग है, हमारे जो दुख है, हमारी जो परेशानियां हैं, वो क्यों है? क्योंकि हमारा अभी एक बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव है इस लाइफ को लेके। और हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, हमारे कुछ लॉसेस होते हैं, हम उनसे परेशान हो जाते हैं। डेथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई दुखी होता है कि नहीं। किसी की, हमारे करीब की प्रियजन की अगर जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, हो जाती है। लेकिन इन चीजों से आपको ऐसे अनुभव होते हैं, और ये तो एग्जैक्टली exactly एक स्पेसिफिक लाइन योगानंदा जी ने बोली है, बाबा जी ने बोली हुई है, कि अगर आप क्रिया योग करोगे, आपको मृत्यु का भय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अपनी मृत्यु का भी और किसी और की भी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको जब अनुभव होगा वो इस जगत के अलग का, तो आपको पता लगेगा मृत्यु तो होती ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमें, क्योंकि हम इस जगत में नहीं देख पा रहे हैं। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपको पता होगा बहुत पहले, जब कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, अगर कोई दूसरे देश चला जाता था, बोलते थे अरे 7 समुंदर पार चला गया, तो हमें उसकी कोई खबर नहीं होती थी। सुना होगा आप लोगों ने कहानियों में, है ना, कि पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है कम्युनिकेशन का। तो लोग बहुत, मतलब बहुत बुरा उस चीज को मानते थे कि कोई चला गया, क्योंकि नहीं पता दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अभी क्या होता है, जिसको हम मृत्यु समझते हैं, हम क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो जो था हमारे पास, हमारा प्रियजन, वो चला गया है। और हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसीलिए तो ना, इसलिए हमें ये होता है कि बहुत दुख होता है, हम उस चीज का बहुत दुख मनाते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, ये चीजें समझ पाते हैं, हमें अनुभव होता है, तो हम जानते हैं कि वो भी एक और लोक में है। जैसे वो हमारे पहले वाले लोग दूसरी कंट्री में थे, आज हमें कोई दुख नहीं है कोई दूसरी कंट्री में जाता है ना। तो ऐसे ही हमारा वो भी दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम रियलाइज करते हैं अरे वो तो दूसरे लोक में है, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनफैक्ट वो ज्यादा खुश हैं। तो हम उन्हीं को लेके परेशान होते हैं ना। अगर हमें पता लगे अरे वो तो बहुत खुश है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्यों दुख होगा? बस क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए। तो क्रिया योग करने से इस मृत्यु का भय भी आपका चला जाता है। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई सिद्धर ने ज्वाइन किया है, वो कह रहे हैं मुझे आवाज, आप अपना चेक करिए, आप सबको बाकियों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ उसको जी। चेक करिए, आपका ही कुछ वहां पे प्रॉब्लम है, आप अपना करिए। हाँ जी। तो ठीक है, इसलिए ये हैं आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्रिया योग के, जो आपको हठ योग नहीं देगा। ठीक है ना।
जो आपको अनुलोम विलोम और जो हमारे सिंपल प्राणायाम्स हैं वो जरूरी है, हाँ वो आपको प्यूरिफिकेशन करते हैं, वो आपको प्रिपेयर करते हैं। लेकिन क्रिया योग आपके लिए जो कर सकता है, और क्रिया योग में कोई हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी है, ऑल्दो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसमें एक और चीज दी गई है कि अगर आप क्रिया की साधना करते हैं, या तो मैं क्रिया की साधना की बात कर रही हूँ, वैसे कोई भी अगर आप साधना करते हैं पूरी सिंसेरिटी से, देखिए हम जब हमारी एक तरह से ये लोग छोड़ के जाते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है या किसी की भी मृत्यु होती है, तो आपके जो संबंध हैं, आपने जो घर बनाया होगा, आपने जो पैसा इकट्ठा किया होगा, गाड़ियां ली होंगी, जो भी किया होगा, वो सब कुछ छूट जाने वाला है ना, वो आपके साथ नहीं जाता, ये तो हम सबका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप जो साधना करते हैं, वो साधना आपके साथ जाती है, वो ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ जाएगी। और सपोज आपने अपनी जिंदगी में 5 करोड़ रुपया कमाया हो, तो आप अगले जन्म में 5 करोड़ से शुरू नहीं करेंगे, है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन आपने जो साधना में कमाया है यहाँ पे, वो आप अगले सपोज आप दूसरे तीसरे चौथे स्टेप पे पहुंच गए, तो आप आगे वहीं से शुरू करेंगे। और ये सारे जो हमारे गुरु हैं, बाबा जी का प्रॉमिस है कि आप जो भी साधना में फोकस करोगे, ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, अगर आप इस जन्म में मुक्त नहीं भी हुए तो भी वो आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ क्रिया योग। फिर एक सवाल जो सब लोग बहुत पूछते हैं कि मैं सही टीचर कैसे चुनूं, किससे क्रिया योग सीखूं। ठीक है, अब असल में आंसर बहुत सिंपल है अगर हम लॉजिकली इसको देखें। देखो, जब हम अपना पार्टनर भी चुनते हैं, लाइफ पार्टनर शादी के लिए, हमारे यहाँ तो इंडिया में ज्यादातर माँ बाप चुनते हैं ना, तो माँ बाप जब चुनते हैं आपके लिए लाइफ पार्टनर, तो कैसे चुनते हैं, वो देखते हैं फैमिली कैसी है ना, सबसे पहले ये देखा जाता है। फिर देखते हैं कि अगर लड़का है तो उसमें कोई दुर्गुण तो नहीं है, कुछ ऐब तो नहीं है, वो कमाता कितना है। लड़की को भी देखेंगे तो देखते हैं सुघड़ है कि नहीं है, किस तरह का उसका बिहेवियर है ना, कुछ कुछ ये चीजें माँ बाप देखते हैं। और अगर आप लोग लव मैरिज अगर किसी की होती है, अगर आप प्यार में, तो इन चीजों को पता नहीं ध्यान जाता है या नहीं, लेकिन इमिजिएट होता है कि आप किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, एक अट्रैक्शन होती है, एक आपको किसी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो ये चीजें भी थोड़ी बहुत कुछ लोग देखते हैं, पर ज्यादा नहीं, है ना। तो जब हम पार्टनर चूज करने में ये सब चीजें करते हैं, तो इसी तरह की चीजें हमें गुरु को और पाथ को चुनने के लिए भी करनी चाहिए। तो एक तरीका क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वाईएसएस है, वाईएसएस बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया में क्रिया योग के लिए, अभी तो मैं स्पेसिफिकली क्रिया योग की बात कर रही हूँ। और एसआरएफ जो योगानंदा जी की सेट की हुई है, ग्लोबली बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, अब आप चेक करोगे कि भाई इनका रिकॉर्ड क्या है, कितनी पुरानी है, इनके अंदर कोई बहुत बड़े बड़े घोटाले तो नहीं हुए हुए, है ना, किस तरह के हैं। जैसे माँ बाप चुनते हैं आपके लिए फैमिली देख के, तो आप ऑर्गेनाइजेशन देख के बिल्कुल, और वो कितने टाइम से हैं क्या है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वो एक तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अच्छा एक और है, श्री एम, आप लोगों ने सुना होगा, श्री एम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप उनका भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाइज। दूसरा क्या होता है, जैसे कुछ लोग जो छोटे लेवल पे सिखा रहे हैं, जैसे मैं सिखा रही हूँ, ठीक है, अभी क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ आप अटेंड करो सेशंस, अगर आपको लगे आप मुझसे सीखना चाहोगे, तो आप बिल्कुल, और मेरे जैसे भी और बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें आप आजकल बहुत इजी हो गया है कि आप यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं, आप क्रिया योग टाइप करोगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपको पता लगेगा। फिर आप चेक करो कि आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, आपको कहाँ सही लग रहा है, आप अपने दिल की सुनो। जैसे आप लव मैरिज करते हैं ना, लव मैरिज में तो आप पार्टनर अपनी मर्जी से चुनते हो कि जहां पे आपका मन आ रहा है। और मैं हमेशा वही वर्ड यूज करती हूँ कि इमिडिएटली शादी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप पहले 3 महीने 6 महीने टेस्ट कर लीजिए। हम एक घड़ा भी चुनते हैं तो उसको 4 बार बजा के देखते हैं, है ना, 100 रुपए का घड़ा खरीद के लाते हैं तो भी बजा के लाते हैं कि ऐसा ना हो कि वो टूटा हुआ हो या कहीं से क्रैक हो या अच्छा हो। तो जब आप गुरु को चुनेंगे तो थोड़ा सा, तो थोड़ा टेस्टिंग और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना, इमीडिएटली मत बनाओ, और फिर अपने दिल की सुनो। लेकिन एक बार बना लो, एक बार सब अपनी टेस्टिंग कर लो, फिर उसके साथ रहो। ठीक है, तो ये तरीका होता है राइट टीचर चुनने का, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यहाँ पे चुनने के लिए।
एक क्वेश्चन जो और आता है कि जो लोग ज्वाइन कर भी लेते हैं, क्रिया शुरू कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मुझसे रोज नहीं होता है। तो इसमें एक तो बात ये हो सकती है कि क्या ये आपका पाथ है। जैसे बहुत सारे पाथ्स हैं, सिर्फ क्रिया योग पाथ नहीं है जो आपको अध्यात्म की तरफ, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। दिस इज वन ऑफ द पाथ्स। तो एक तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये मेरा पाथ है कि नहीं है। और अगर ये मेरा पाथ है, मुझे लग रहा है, और फिर भी मुझे लग रहा है कि मुझे रेगुलर होने में, डिसिप्लिन होने में तकलीफ आ रही है, तो अगर ये आपकी अब प्रायोरिटी है, आपकी लाइफ में ये प्रायोरिटी है कि आपको क्रिया योग करना है, रेगुलर होना है, तो आपको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। ज्यादातर डिसिप्लिन होने में मुश्किल क्यों होती है, जो मैंने देखा है, मेरे अनुभव में जो आया है, कि अगर हमारी सोशल इंटरेक्शन या सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, कि नहीं, हम लोग तो पार्टीज भी अटेंड करते हैं, हम लोग के हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ कुछ ना कुछ, कभी शादी, कभी मुंडन, कभी ये, कभी वो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऑब्वियसली जब आप वहां जाओगे, अटेंड करोगे, एक तो मन बदलता है, माहौल बदलता है, मन बदलता है। फिर आप लोग वापस घर आते हो, या वहां पे कहीं पार्टीज वगैरह में जाके कुछ लोग ड्रिंक करते हैं या खाना इस तरह का खाते हैं, तो फिर मुश्किल होता है ये सब चीजें करने में। जब मैंने शुरू किया था क्रिया योग करना, तो जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है, यहाँ पे मैंने तो एक तरह से अपना सोशल सिर्फ ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब था कि बस यही करना है, तो सिर्फ जरूरी चीजें, तो सोशल ऑब्लिगेशंस को मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। लेकिन वो आपकी चॉइस है, आपको देखना है। लेकिन अगर आपको सच में चलना है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, देखो, आप 50 शादियां अटेंड कर लो, आप 50 लोगों के घर चले जाओ, डिनर्स कराओ, ये कराओ, एंड में क्या होगा, क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप ये आध्यात्मिक पाथ को अपनाते हो, तो जो मिलना है, मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते। मतलब ये ना, अगर हम बोले कंकड़ और हीरे को कंपेयर करना, वो भी बहुत छोटा कंपैरिजन है एज कंपेयर टू ये। लेकिन वो हर एक के लिए नहीं होता, इसलिए बात वहीं से शुरू होती है कि आपके अंदर वो इच्छा आई कि नहीं, जानने की इच्छा आई है कि मुझे इस सब में आगे बढ़ना है या नहीं। वहीं से शुरुआत हुई। और फिर वही आ गया, जो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट ही में हो गया है कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है क्रिया योग करने के लिए। ओके। तो एक तो कुछ लोगों का सवाल आता है कि हम नॉनवेज खाते हैं, क्या हम नॉनवेज खाना छोड़ दें, या हम ड्रिंक करना छोड़ दें, या हम स्मोक करना छोड़ दें। तो मेरे गुरुजी ये बोलते थे, और मैंने खुद ये अनुभव किया है। खैर, मैं तो ये सब चीजें करती नहीं थी, मैं पहले से नहीं करती थी, लेकिन कुछ लोग जो करते थे, कि जब अगर आप सीरियसली क्रिया की सांस करते हो, जब आप सीरियसली क्रिया योग के प्रोसेस को फॉलो करते हो, ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं। नॉनवेज खाया नहीं जाता, ड्रिंक नहीं होता, स्मोक नहीं होता, अपने आप। क्योंकि आपकी बॉडी इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करती है उन चीजों की तरफ से, और आपको इसमें जो अनुभव होने लगते हैं, इसमें कुछ ऐसा मिलने लगता है कि वो चीजें अपने आप छूटती हैं। तो आपको ये सब बदलने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि खाओ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका मन करता है तो जरूर खाओ, जबरदस्ती भी नहीं खाना है, कुछ भी, सहज रहो। अध्यात्म में सहज रहना बहुत जरूरी है। हम कुछ भी फोर्सिबली नहीं करते यहाँ पे। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। तो बिल्कुल ये चीजें भी जो हैं आपकी सहज तरीके से होंगी। हाँ, कुछ चीजें जो डेफिनेटली हेल्प करती हैं, आपकी जितनी अच्छी सांस होगी, हमें क्या करना है, मैं वापस पहले वाली चीज पे आती हूँ, कि हमें जो हमारी ईड़ा पिंगला बैलेंस होगी, और सुषुम्ना चलनी लगे, और सुषुम्ना चल के इतनी देर रहे कि हम कुछ जान सके, हमें वो अनुभव हो सके, वो कितनी जल्दी होगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से क्रिया योग की सांस ले पाएंगे। जो भी आपको सांस का दिया जा रहा है, आपका प्राणायाम कितने अच्छे से, कितने सहज तरीके से आप कर पाते हो। और अगर आप अपना थोड़ा सा खाने पे, मतलब बहुत हैवी स्टफ ना खा के हल्का फुल्का खाओ। अगर आप सुबह उठ कर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो रात में थोड़ा जल्दी खा के सो, क्योंकि जल्दी, जब भी हम रात में हैवी खाना खा के सोते हैं या देर से सोते हैं, तो उससे जो है आपकी सांस अच्छी नहीं आती। और सांस अगर अच्छी नहीं आएगी तो प्रोसेस स्लो चलेगा, है ना। और सांस अच्छी आएगी तो प्रोसेस तेज चलेगा। तो हमारा बहुत फोकस होता है कि हमारी सांस कैसी चल रही है। और उसमें ये लाइफस्टाइल चेंजेस, और जैसे मैंने बोला, सोशल ऑब्लिगेशंस,
जैसे ही हम सोशली ज्यादा एक्टिव होते हैं तो हमारा ये खाना पीना ये सब चीजें उससे अफेक्ट होती ही होती हैं, देर से सोना, पूरा हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो मिनिमाइज कीजिए, अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज बनाइए कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी ज्यादा है, और सोशल ऑब्लिगेशंस में भी किसको प्रायोरिटी देनी है। कुछ लोग आपकी फैमिली में होंगे, इमीडिएट फैमिली, आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स, एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ इनको मैं जरूर करूंगी या करूंगा, लेकिन जो बाकी हैं उनको मैं जाने दूंगा। तो ये आप ही को अपना डिसीजन लेना होगा। और एक बार ये बता दूं कि एक बार आपको ये होने लगे, अनुभव होने लगेगा, आगे बढ़ने लगोगे, फिर तो अपने आप ही छूट जाएगा, अपने आप छूट ही जाता है। उसमें इतना आनंद मिलता है, उसमें जो मिलता है ना वो संसार से नहीं मिलता, तो वो आगे होने लगे। तो अब आप लोगों के जो सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, जो मैंने शेयर किया उसमें से आए हों या कोई और हो तो बताइए आप मुझे। मेरा तो आवाज ही नहीं जा रहा। कुछ पूछ रहे हो माधवी? मेरी आवाज आ रही है माँ अभी? हाँ अभी आ रही है, आ रही ओ गुड। मेरा क्वेश्चन बहुत ही टफ है एक्चुअली, मैं लास्ट को पूछूंगी। है। अच्छा ठीक है। एक मेरे और, लिए टफ हाँ, है, आपके लिए आसान होगा। तो एक और क्वेश्चन आया था, मैं उसका आंसर कर देती हूँ। एक ने मुझे पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी में अगर मेल है, कि अगर मुझे फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन है तो क्या ये सही नहीं है, और इसके साथ कैसे कोप करना है, क्योंकि लगता है कि ये गलत है। कभी अट्रैक्शन बहुत फील होती है और लगता है कि ये गलत है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना, हम लोग जो सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, अध्यात्म में हैं, तो हमें ऑपोजिट जेंडर, और ये यंग लड़का है, ऑब्वियसली यंग हो आप तो आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर होना ही है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ये तो नेचर है ना। तो हमारे जो हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों की बात करते हैं, वहां पे पहले हमारा जो मूलाधार है, उसमें जो हमारी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, चाहे वो शरीर की हैं या हमें बाहर चाहिए जैसे रोटी कपड़ा मकान फाइनेंशियल, ये सब होना बहुत जरूरी है। यही हमारी फाउंडेशन है। अगर हमारी फाउंडेशन सही नहीं होगी तो ऊपर जो है वो इमारत गिर जाएगी, उसके ऊपर इमारत बनाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि अगर मुझे अट्रैक्शन होता है गलत है। पहले, सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। फिर आपको जो भी रिलेशनशिप है ऑपोजिट जेंडर के साथ वो इस्टेब्लिश करना है, उसमें अपना पूरा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना है। फिर हमें रिलेशनशिप्स, जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र आता है, कि हमारे रिलेशनशिप्स सही रहें, क्योंकि वो भी हमारी फाउंडेशन है ना, हमारा हार्मनी बनी रहे दूसरों के साथ। तो उस पे ध्यान देना है। और फिर मणिपुर, कुछ लोगों को जरूरत होती है कि नहीं हमें नेम फेम पावर चाहिए, तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। तो अगर अभी आपको इन चीजों की तरफ अट्रैक्शन है तो बिल्कुल पहले इन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं इनको सप्रेस करके और ये गलत है पहले ऊपर चढ़ जाऊं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कोई सोचे मैं सीधा कॉलेज में चला जाऊं बिना स्कूल अटेंड करे, है ना, एबीसी इतनी मुझे सीखनी ना, मुझे नंबर सीखने हैं, मुझे सीधा कोई कॉलेज में एडमिशन दे दे या मुझे सीधा कोई पीएचडी करा दे, तो ऐसा नहीं होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसीलिए जितने भी हैं ये भी एक ध्यान देना होता है आपको। गुरु लोग सब बताते हैं कि एक एज भी होती है। अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या विलक्षण होते हैं जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे शंकराचार्य, वो तो 8 साल की उम्र में ही निकल गए, लेकिन उनके दिमाग में कभी ये भी नहीं आया होगा कि मुझे अट्रैक्शन है या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, है ना। ये तो हम अपने बहुत बड़े बड़े गुरुओं की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही निकल जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल, हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उन सबको पहले अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स, अपनी नीड्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। और उनको फिर मिनिमल रखते हुए, होता क्या है, ज्यादातर लोग इनमें ही रह जाते हैं। देखो यहाँ पे बैलेंस की बहुत जरूरत है। हम देखते हैं संसार में एक तरह के लोग हैं
जिनके पास सब कुछ है, मतलब फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, रिलेशनशिप्स भी सही हैं, सोसाइटी में नाम भी है, पावर भी है, लेकिन अभी भी उसी को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं, अभी भी उन्हीं को ही बढ़ा रहे हैं, और पैसा बढ़ा रहे हैं, और पावर बढ़ा रहे हैं, और फेम बढ़ा रहे हैं। तो वो एक अलग है। और कुछ हैं जो सोच रहे हैं कि हम इन तीनों को सप्रेस करके ऊपर चले जाएं, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? बैलेंस्ड वे। देखो, हमेशा अध्यात्म में बैलेंस्ड वे, कि आपको ये तीनों चीजें करो आप, लेकिन मिनिमल, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके पास इतने पैसे हैं, या आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपकी आगे जिंदगी चलती रहेगी, आपकी आपकी फैमिली की नीड्स पूरी होती रहेंगी, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर आप इन सबको चीजों को छोड़ के आप अपना अध्यात्म पे, अपनी साधना पे फोकस कर सकते हो, है ना? या फिर आपकी फैमिली सेट है, या रिलेशनशिप्स मिनिमल है, उनको मिनिमल रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ज्यादा रिलेशनशिप्स बनाएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आता ही रहेगा जो आपकी अटेंशन को चाहेगा, जो आपको खींचेगा, फिर आप वहां पे इन्वॉल्व हो जाओगे। चलो, पावर, नेम, फेम, ये भी एक इंसान, एक ईगो की जरूरत होती है। अगर आपको लग गया है कि हाँ मुझे मिल गया है, और मिलने के बाद पता लगता है कि अरे इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ जब तक नहीं मिलता ना तब तक उसकी चाह होती है। किसी भी फील्ड में अगर आपको मिल गया है तो अब आप इनसे ऊपर आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमको बैलेंस करके चलना है। और अगर हमें खुद से नहीं समझ में आता है तो जिससे भी आप गाइडेंस लें। एक और चीज है, मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज ऐसी आती हैं जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे देख के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमें कनेक्ट नहीं होना किसी के साथ, गाइडेंस नहीं लेनी है, बस यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, कोई प्राणायाम देख लिया, कोई हमने मंत्र देख लिया और शुरू हो गए करना। तो वो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी जरूरी है, क्योंकि तब आपकी प्रगति सही तरीके से होगी। और फिर आप जिससे भी गाइडेंस लें, अगर आपको खुद नहीं समझ में आता तो उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से कि हमें मुझे आगे कैसे क्या करना जैसे हम आपसे पूछते हैं। है। हाँ, जिसको भी, बिल्कुल जहां आपको लगे सही, हाँ पूछना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको सही गाइडेंस, और तभी हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अटके आप, रहते मुझे पता है क्या लग रहा है आज, जैसे मोनिका आपने जो सेशन रखा है ना, शायद मेरे लिए ही रखा है, मुझे ऐसे लग रहा है ये सारे वन टू वन। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये तो मेरे माइंड में था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं आपसे डिस्कस कैसे करूँ। हैं। चलिए, ये मतलब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। आप सिद्धर हैं? हाँ हाँ मैम। हाँ, बोलिए सिद्धर। मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सेलिबेसी जो होती है वो स्पिरिचुअल लाइफ में इम्पोर्टेंट तो होती है ना? टेलीपैथी। सेलिबेसी मैम, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी, ओके ओके, सेलिबेसी, ओके। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सिद्धर आपने। और कुछ आगे पूछना चाहते हैं? कुछ और आपको बोलना है जिससे पहले मैं शुरू बताऊं आपको? हाँ मैम, एक तो मैम ये कि जैसे आपने वो जो सोशल लाइफ वाला बोला, तो मैम अभी जैसे मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ जो आपने बिल्कुल बोला ना, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ही बता रहे थे, मतलब मेरे लिए ही। तो जैसे आप बता रहे थे ना कि मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा था, तो मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ मैं आजकल की, बिल्कुल सबको छोड़ दिया, और इनफैक्ट छोड़ भी दिया है। फोन वोन में एरोप्लेन पे रखता हूँ ज्यादातर, और कहीं बिल्कुल सोशल, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से भी मिलूंगा तो उसके थॉट्स मेरे पास आएंगे। तो अपने में जब ये वो करूंगा मेडिटेशन या वगैरह कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, वो मुझे अभी नीचे, मुझे लगता है कि बस अब यही है और कुछ नहीं है। तो मैम ये तो है मेरा सेकंड सवाल। और एक लास्ट सवाल ये है कि मैम जैसे क्रिया योगा का आपने बताया, तो मैम अगर इस बात पे कोई जाता है तो क्या पूरे लाइफ इसको अगर कोई डेडिकेट करना चाहे, तो मैम क्या ये मतलब है कि उसने मतलब सही सोचा है कि इस पे हाँ पूरी लाइफ डेडिकेट की जा सकती है? तो ये बस इतना ही था। ओके सिद्धर, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। तो पहली बात तो आपने पूछी कि सेलिबेसी की, क्या सेलिबेसी की इम्पोर्टेंस होती है अध्यात्म में? तो बिल्कुल होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ पर हैं। ओके, ये हमने क्या किया है, हमने सुना है कि सेलिबेसी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट है, तो हम सोचते हैं वो, अगर हम अध्यात्म में आ रहे हैं तो वो जरूरी ही है। वो डिपेंड करता है आप कौन से वाले मार्ग पे चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप कुंडलनी मार्ग लेते हैं या फिर आप तंत्र मार्ग अपनाते हैं, वहां पर सेलिबेसी की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, वहां पर इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप ज्ञान मार्ग पे हैं, अगर आप क्रिया मार्ग पे हैं, वहां पे सेलिबेसी का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही अलग है।
देखो ये कुछ ऐसा होता है जैसे मैं जा रही हूँ पूना से बॉम्बे। मैं पूना से बॉम्बे गाड़ी में भी जा सकती हूँ, है ना, और प्लेन में भी जा सकती हूँ और ट्रेन में भी जा सकती हूँ। अब हम्म। मैं बोलूंगी कि अरे अगर मैं प्लेन में जा रही हूँ तो मैं बोलूंगी अरे रोड की तो जरूरत ही नहीं है ना। क्यों रोड की जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं प्लेन में जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं गाड़ी से जा रही हूँ तो रोड की जरूरत है ना। तो समझ रहे हो आप इस चीज को? और अगर मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो पटरी की जरूरत है, अगर मैं रोड से जा रही हूँ तो पटरी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप सोचोगे, आप जा रहे हो गाड़ी से और आपने सुन लिया है कि एरोप्लेन वाले जो जाते हैं उनको रोड की जरूरत नहीं होती है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं तो गाड़ी से जा रहा हूँ लेकिन रोड है, लेकिन मैंने तो सुना है कि जब हम पूना से बॉम्बे जाते हैं तो रोड की जरूरत ही नहीं होती। ये समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो हमें पहले डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मार्ग लेना है, कौन से वाले मार्ग से चलना है। तो सेलिबेसी तंत्र मार्ग पर सेलिब्रेट होना बड़ा जरूरी होता है, इसीलिए तंत्र मार्ग जो है वो बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत मुश्किल मार्ग भी है। ठीक है। तो अगर आप क्रिया योग करते हैं तो यहाँ पर सेलिबेसी का ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से अपना करिए। और अगर जरूरत होगी, अगर आपकी एनर्जीज बढ़ने लगेंगी, अनुभव होगा, जैसे मैंने बताया आपका नॉन वेज छूट जाता है, आपका अल्कोहल छूट जाता है, ये सब चीजें अगर आप अच्छे से करते हैं तो हो सकता है आपका अपने आप वो इच्छा भी खत्म हो जाए, है ना। लेकिन वो अपने आप होगा, हम उसको फोर्स नहीं करते। तो ये तो हुआ आपका पहला सवाल। दूसरा आपने पूछा था कि सोशल, उसका जैसे आपने फोन बंद कर दिया है, सब कुछ कम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे पता लगता है कि आप सीरियस हैं। और ये मैंने तो हमेशा देखा है कि जो भी सीरियस साधक होते हैं सबसे पहले वो अपना सोशल ऑब्लिगेशंस और सोशल इंटरैक्शंस को कम करते हैं। तो ये सही है, लेकिन बस आपको ये देखना है, मुझे पता नहीं है सीधर आपका क्या है, अगर आप अभी अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे या कैसे है, तो फिर हम ये चीज नहीं कर सकते, है ना। तो आप फिर अपने पेरेंट्स को बंद नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते या उनको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, ये सोशल चीजें भी तब आती हैं जब आप इंडिपेंडेंट हो। तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कई लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, फिजिकली इंडिपेंडेंट करना, तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर बहुत इजी हो जाता है कि हम ये जो हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उनको मिनिमाइज कर दें। फिर भी कोई एक दो लोग तो हमारी लाइफ में रहते ही हैं। और अगर आप एक पाथ लेते हैं, गुरु लेते हैं, तो फिर गुरु, फिर डेफिनेटली दैट इज द सोशल इंटरेक्शन दैट यू हैव ओवर देयर। और सॉरी, तीसरा सवाल आपका मैं भूल गई, एक बार फिर से बताओगे? मैम वही कि जैसे अगर मैं क्रिया योग के लिए पूरा लाइफ डेडिकेट हाँ, करना लाइफ चाहता हूँ, डेडिकेट करते हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैम मतलब वो है इतना कि हाँ सही जगह पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैम ऐसा होता है कि एक लाइफ में हमारे 10 चीजें चलती हैं, मतलब सोशल में ही 10 चीजें आ जाती हैं और अपना खुद की भी है, बहुत सारी चीजें मैम। और अगर यही सब छोड़ के कि बस एक जॉब रहे कि आदमी खा पी ले और उसके बाद क्रिया योगा पे ही अपना फोकस करे कि हाँ अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, तो मैम क्या क्रिया योगा सही बात है इसके लिए, या उतना है उसमें कि हाँ आपकी पूरी लाइफ भी आप करोगे तो भी कम है, इस तरीके से बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो आपको बताऊं, मैं सबको बताती हूँ, आप पहली बार आए हैं तो मेरी लाइफ का अगर एक डिसीजन मुझे पिक करना है कि जो मैंने सही डिसीजन लिया, या मुझे अगर हर चीज और हटानी पड़े, मुझे हो कि सिर्फ तुमको एक ही चीज करनी है लाइफ में, तो मैं क्रिया योग ही लूंगी। क्योंकि क्रिया योग से जो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं, जो आपके लिए लाइफ में क्या क्या मिलेगा, मैं वही तो शुरू में शायद आपने पता नहीं ज्वाइन किया था या नहीं, वही बता रही थी कि अभी हमारा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो बहुत लिमिटेड है। और यही जो हमें लाइफ नजर आ रही है वही हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, पर ये बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। और बहुत कुछ है। और क्रिया योग से आप अपने आप को जान पाते हैं और आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा होता है कि एक लाइफ, क्या आप, वैसे तो एक लाइफ ही बहुत होती है, और भी आगे बिल्कुल, अगर आप और कुछ नहीं करते, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो, मेरा जवाब बिल्कुल यही है। और क्रिया योग में भी ये है, या कोई भी, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी जो स्पिरिचुअल पाथ जो आपको सूट करता है, जिसमें आपकी उन्नति होती है, जिसमें आपकी प्रगति होती है, वो हमारी प्रगति भी बहुत जरूरी है ना। तो आपने अगर शुरू कर रहे हो क्रिया योग,
तो थोड़े दिन पहले आप 3 से 6 महीने देखो इसमें आपकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही। और कैसे पता लगता है कि हमारी प्रगति हो रही है? हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमें एक खुशी होनी शुरू हो जाती है, एक अंदर से खुशी आती है, हम ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं, लाइफ थोड़ी सिंपलर होने लगती है, अननेसेसरी चीजें हमारी लाइफ से जाने लगती हैं। मतलब एक लाइफ बहुत अच्छी, सडनली आप देखोगे कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, अंदर से आपको अच्छा अच्छा लग रहा है। तो उसका मतलब है कि इसमें मेरी प्रगति। तो जो भी आप आध्यात्मिक मार्ग चुनोगे बिल्कुल सही है, वो आपकी पूरी लाइफ करने के लिए क्रिया योग बिल्कुल है। मैम मतलब मेरे को तो अभी तक मैंने स्टार्ट ही किया है मैम, तो अभी से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैम सब कुछ, ये हर चीज ही एक डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ इसी को ही फोकस करो, यही करते रहो बस, ऐसे ही है कि मैम मतलब, तो ये मैम सही सोचना ही है मतलब कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही सोचना है। बस यही करो वो सब ठीक है जैसे मैंने बताया, लेकिन आपको अपनी फाइनेंशियल बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करते रहना है, जो सर्वाइवल जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, तो वो मिनिमल मिनिमल सर्वाइवल प्रोसेस भी कंटिन्यू करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं रेकमेंड करते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाओ या गुफा में चले जाओ या जंगल में चले जाओ, नहीं। आप मिनिमलिज्म करते हुए और बिल्कुल इसके ऊपर फोकस करिए, बिल्कुल सही। तो सीधर आपको मिल गए आपके जवाब, आए हो? अगर कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैम सोच रहा हूँ अभी, आप एक आध देख लीजिए। श्योर श्योर, बिल्कुल। हेलो हाँ जी, हाँ पिंकी, बोलिए। मैम, जैसे कि आपने कहा था कि जैसे कि हमें या ये कर हमें हमारे कुछ फाइनेंस। आवाज, एक मिनट, कुछ आवाज आ रही है किसी को अलग सी, डिस्टरबेंस? एक मिनट पिंकी। अच्छा, वह पिंकी के यहाँ से ही है। हम्म। ओके, फिर से अनम्यूट करो पिंकी। अब आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, हाँ जी बोलिए। अभी जैसे कि आपने कहा कि एक क्वेश्चन में जैसे कि इमोशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, तो क्या 6 महीने अगर हम लगातार क्रिया योग करते हैं तो इमोशनल इंडिपेंडेंस में भी हमें डिफरेंट अपने अंदर दिखने को मिलेगा, अंदर चेंजेस इस तरह से? ओके, तो मिलना चाहिए, लेकिन इसमें हम कह नहीं सकते, हर एक की अपनी अपनी प्रोग्रेस होती है, हर एक की अपनी जर्नी होती है। कुछ लोग पहले से ही इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोगों को हाँ ज्यादा टाइम लगता है, कुछ को कम लगता है। तो ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के लिए, जैसे मैंने फिजिकली इंडिपेंडेंट बोला, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोला है ना, तो क्या क्रिया योग हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है? नहीं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें कुछ और काम करने हैं, फिर जी क्रिया जी में जी। आना है। तो हाँ इमोशनली जी। इंडिपेंडेंट होने के लिए भी हमें साइकोलॉजिकली अपने जो हमारे चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ किस पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम लें, अच्छा मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ क्या, मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ, या मैं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हूँ, या फिर जब भी मैं इमोशनली वीक होता हूँ या होती हूँ तो मैं किसका सहारा ढूंढती हूँ, मुझे क्या चाहिए होता है उस समय, है ना? तो आपको सपोज रियलाइज होता है कि जब भी मुझे इमोशनल ये होता है तो मुझे ना अपने मम्मी से बात करनी होती है, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मम्मी से बात करके वो जब बताती है तो मैं ठीक होती हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मदर के ऊपर है ना? तो ऐसे बैठ के फिर मुझे कैसे, मैं और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, स्ट्रेंथन कर सकती हूँ, कि मैं बिना उनके में ही उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। मैम एक बार तो वो पिंकी मैम को एग्जाम्पल, म्यूट कर दीजिए मैम, वो उनकी वजह से लग रहा है हो रहा है वो डिस्टर्ब। हाँ ठीक है, ओके। तो मैं ये बोल रही थी कि अ, हमें इमोशनली अपने आप को चेक करना होगा और थोड़ा सा देखना होगा कि मैं कहाँ कहाँ डिपेंडेंट, या कौन सी चीजें हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, है ना? हम लोग, कोई चीज हुई, सपोज मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि अरे ऐसा क्या हो गया, या उसके मार्क्स कम आ गए, ऐसा भी होता है ना, अरे उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, या मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया तो मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गई, या मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया तो मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गई। अब इसका क्या मतलब है कि आप लोगों के जो बटन है, आपका जो रिमोट कंट्रोल है, इन सब लोगों के पास है।
अगर वो जब भी कुछ करेंगे तो आप यहाँ पे रिएक्ट होने वाले हो, है ना, और आप एक कठपुतली की तरह डांस करने वाले हो उसके ऊपर। तो आपको ये चेक करना है कि मैं किन किन चीजों से अफेक्ट होता हूँ, मेरे बच्चों से, जितने भी मेरे आस या मेरे फ्रेंड से, और उससे आपको अपने आप को फ्री करना हो। फ्री कि ठीक है, बोला तो क्या है, तो यहाँ पे हमें बुद्धि का प्रयोग लगेगा, है ना। बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिया योग क्या करेगा? क्रिया योग आपको काम करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, जिससे आपके लिए ये पूरा एनालिसिस करना, इसको समझना और अपने आप को उन चीजों से अलग करना इजी हो जाएगा। दैट इज व्हाट क्रिया योग विल डू। लेकिन क्रिया योग आपको बाय इट सेल्फ, क्रिया योग इमोशनली इंडिपेंडेंट कर देगा नहीं, वो क्रिया योग का काम नहीं। आई होप दैट आंसर। या 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 जब भी हम एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, किसी पे भी, हमारी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। सोशल इंडिपेंडेंस, और सोशल इंडिपेंडेंस में ये सब आ जाता है, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल। मतलब मुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना है जितना हो सके, मुझे अपने मन का भी ध्यान रखना है, और मुझे अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान खुद ही रखना है। तभी हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन है माँ। हाँ जी माधुरी, बोलो। हाँ, तो थोड़ा डिटेल में है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने अपना लास्ट में रखा था। ये बेसिकली जो इट स्टार्ट्स विथ हु एम आई, ओके, लाइक हु एम आई. So there are layers. We know that that I is deep inside us somewhere, but we don't know whether it is inside, outside, external world, outer world, where it is, we don't know. But we know for sure that there is that I which is ruling us. Okay. So it's a little long question. The answer can be even today you want to answer, you can answer, or later you can answer. But this question has been like, it's hounding me for like quite a long time. Sure. So this I is there, right? Which is pure consciousness. Okay, which is a God gifted consciousness, or we are born with that consciousness. Okay, like when a child is born with a childlike spirit, we say the child doesn't know anything. It's this society which keeps feeding stuff into us, and then we develop a I which is not the consciousness, or not that I. Okay, we get apart from that I, and we develop a new I, which is Madhvi or Pinky ji or Seedhar or someone. Okay, so that I is already born self-realized, right? It is born self-realized. It doesn't need any further realization. It is my limited understanding, I could be wrong. Absolutely. Go it ahead. is it is born already uh, self-realized. It is a self-realized soul, or a Atman or Brahman. Okay, Right. so when it is already a absolute reality which is within us. Okay, and for example, we were not taught this in the childhood, we were not taught this in the middle age. Now for example, at the age of 45, I realized, or Shidhar could realize it at the age of 20, or someone can realize it at 60 or 70. Okay, from that point of time, from the point that they have realized, in this context, it is me, Madhvi, myself. Okay, so I am that I know that there is a I which is guiding me, which is inside me, which is lifting my hand, which is making me do everything, which is making me attend this class with all my consciousness, or I'm doing kriya yoga, or I'm doing some other practice, or I'm chanting or something. Okay, so now this awareness is already come in me. Okay, that there is a society, there are layers, there is this, there is that, and then I am that. Okay, so when today, if I realize that I am already a realized soul, my I is pure, I am full of purity, from here onwards I will take a new path in my life, and okay, I will change, make some changes socially, emotionally, in every way. Okay, so then from there, why it still needs a realization, why it needs a path.
That is my question. Why further it needs a path when I already know that, okay, and as you already mentioned, few questions were interlinked when Sridhar asked, or before that also you have already answered, like your family is an obligation, where if you were a support earlier and they still feel like, you need to support them, so you have to keep that support on. You cannot just turn off everything, cannot be a monk at this point of time. So so when I realize all this and I have to do my duties, I have to perform myself, taking all my responsibilities, I cannot just sweep away from all that, but I still have to realize myself, my soul. So I feel that if I'm already realized, I'm born realized, and I already realized, then why should I further realize? With a Kriya Yoga, with Himalayan Yoga, or with some major technique or something, why I need to do that? Very good Is question. that I still needs realization? Is that I still needs realization to be a part of Brahman, or what it is? Excellent, excellent question. बहुत अच्छा है. So, as you rightly said, that when a child is born, not only that when a child is born, the child is realized already. Everyone in this world, everyone, okay, is realized already. What has happened? What has happened is that we have forgotten. We have just forgotten. So when we talk about, as you rightly said, the I, that consciousness, which is the real I, and then there is a I which thinks of itself as, Ego, or yes, or yeah, this body mind structure basically. That is where correct. the identification happens, correct? And and therefore, because it has forgotten, so it needs to realize, it needs to remember. It is like, any of you have visited this horror houses? Abroad, they are very popular. Even in India, now they've come, right? There are these horror houses. You buy a ticket, you enter into that horror house, you go for a half an hour, 1 hour ride, and then all kind of scary things happen, and then we come out of it. Now, who has told us that you go for that horror house? We have only taken a decision, right? We see that there is something entertainment that will happen. Okay. Now we have entered into the horror house. Now imagine that there is some chemical inside that horror house, something that once you enter into it, before you entered, okay, you knew that I'm just entering into it for entertainment. But the moment you enter it, there is a chemical which makes you forget who you are. Okay, which makes you forget that you had come here for just entertainment. और आप उसके अंदर घुस गए. अब वो 1 घंटा आपके साथ क्या होने वाला है? इट विल बी सफरिंग, इजंट इट? है ना? तो कितना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे जो भी हो रहा होगा तो सफर करोगे. लेकिन अगर आप जनरली, हमें क्या होता है, हमें पता होता है, हम यहाँ पे हमें पता है कि वहां पे वो दिखाएंगे कोई लाश भी हमारे आगे गिर गई, या कोई भूत आ गया, या फिर कुछ भी वहां पे जो हो रहा है, ये कुछ रियल नहीं है. नन ऑफ इट इज रियल, है ना? अभी तो हमें याद होता है, तो हम बड़ा एंजॉय करके 1 घंटे बाद उस हॉरर हाउस से बाहर निकलते हैं, और बाद में 10 लोगों को भी बताते हैं, अरे तुम भी जाओ, बहुत मजा आया हॉरर हाउस. लेकिन अगर हम वहां पे जाके भूल जाएं, तो क्या होता है? तो हमारी सफरिंग शुरू हो जाती है. बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. ओके. हम जो भी ये अनुभव ले रहे हैं, हम जब जो रियल आए है, वो जब एक जन्म लेती है, ओके, जो ये मनुष्य यहाँ पे, अभी तो हम मनुष्य जन्म में है, तो हम इसी की बात करेंगे. जब वो मनुष्य जन्म लेती है, तो वो आई है यहाँ पे. हम इसको एंटरटेनमेंट ही बोलते हैं. देखो हिंदी में तो बहुत अच्छा, हमारे यहाँ लीला बोला जाता है ना, राम लीला, कृष्ण लीला, कि लीला चल रही है, प्ले है, ड्रामा है, वो करने आए हैं. लेकिन यहाँ की हवा कुछ ऐसी है कि हम भूल जाते हैं, और वो जो रियल आय की बजाय हम जो ये दूसरा आय है, उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इस बॉडी माइंड स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई हो जाते हैं. और क्या होता है, क्योंकि आसपास के, क्योंकि सोसाइटी पूरी ऐसी है. देखो हम क्यों बात करते हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, इस तरह की बातें, कि जब सतयुग है, आप एंटरटेनमेंट के लिए आते भी हो, लेकिन सबको याद रहता है, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल रिमेंबर, ओके, एंड देयरफॉर देयर इज नो सफरिंग. बट टुडे व्हाट द टाइम्स, अगर हम बोले कि ये कलयुग चल रहा है, सपोज, मुझे नहीं पता कलयुग चल रहा है या नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, कलयुग चल रहा है जहां पे सब लोग भूल चुके हैं. आप सोचो हॉरर हाउस में घुसे, और वहां पे सब लोग भूल गए कि हम लोग यहाँ पे टिकट खरीद के एंटरटेन होने आए हैं.
तो कितना ड्रामा हो जाएगा, सब लोग कितना डरेंगे और एक दूसरे को और भी डराएंगे, है ना, है कि नहीं। लेकिन सपोज उस हॉरर हाउस में अगर आप भूल गए लेकिन बाकियों को याद है, आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स गए हैं उनको याद है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, तो वो आपको डर इतना लगने नहीं देंगे, वो आपको कोशिश करेंगे कि अरे क्या हो गया, तुमको याद करो कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, है ना। तो वो आपको याद करा देंगे, आपको हेल्प करेंगे उसमें। लेकिन अगर सब भूल गए तो बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाएगा। तो क्योंकि अब क्या सीन है, अगर हम उसको अब इससे रिलेट करें कि हम लोग भूल चुके हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कुछ अचीव नहीं करना है, तुम ऑलरेडी वो ही हो, लेकिन भूल गए हो और इस ड्रामे में इतने ज्यादा मग्न हो चुके हो और इतना ज्यादा अज्ञान इकट्ठा कर लिया है अपने बारे में। और क्योंकि सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं, इसलिए वो हमारा रीइंफोर्स होता जाता है, अज्ञान रीइंफोर्स हुए जा रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि पूरी जिंदगी आराम से चल जाएगी, लेकिन हम फिर भी और इकट्ठा करे जा रहे हैं। क्यों इकट्ठा करे जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं सोसाइटी में और लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, है ना। आज हमारा इतना बिजनेस है, आज हमारा 10 करोड़ का बिजनेस है, चलो अब हम इसको 20 करोड़ करें, अब हम इसको 50 करोड़ करें। करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी हमारी पावर में ये पोजीशन हो गई है, अभी हम एक और पोजीशन करें। अभी हमारे इतने रिलेशनशिप्स हैं, हम इतने लोगों को जानते हैं, हम और लोगों को जाने। ये क्या हो रहा है? ये अज्ञान, हम उसी के अंदर फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग ऐसे हैं। तो इसलिए, और वो जितना ज्यादा ज्ञान की लेयर आपके ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए हमें एक पाथ की जरूरत पड़ती है उस लेयर को साफ करने के लिए, है कि नहीं। अगर आप देखो, और जितना टाइम हो जाता है उतना ही ज्यादा हमें वो करना पड़ता है। जैसे कि सपोज आपका एक कोई कपड़ा ही है, आपके कपड़े के ऊपर थोड़ा कीचड़ लगा, ठीक है, अगर आप हम देखते हैं, हम इमीडिएट धोते हैं ना, कुछ चाय का दाग या कीचड़ या कुछ भी लगता है, हम इमीडिएट उसको साफ करते हैं कि इमीडिएट साफ हो गया तो फटाफट साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो सूख गया, उसके ऊपर और भी गिर गया, उसके ऊपर और भी गिर गया, तो क्या करना होगा? फिर हमारा नॉर्मल सिर्फ पानी से धोने से नहीं जाएगा, है ना। फिर हमें केमिकल लेना पड़ेगा, साबुन लेना पड़ेगा, कोई और चीज लानी पड़ेगी ताकि वो दाग पूरा का पूरा साफ हो जाए। तो ये जो हमारे पाथ हैं, ये जो हमारे मार्ग हैं, ये वही हैं। ये सिर्फ उस अज्ञान को, वो जो कीचड़ हमारी ऊपर चढ़ गया है, उसको हटाने के लिए। तो जो आत्मा है वो कभी गंदी होती नहीं है। जो ब्राह्मण है, जो आत्मन है, वो तो हमेशा है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ ये जो हमारे ऊपर जो आए, जो मैंने माइंड से अपने ऊपर चढ़ा लिया है, इसको ज्ञान की जरूरत होती है, इसको पाथ की जरूरत होती है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, माधवी? Yeah, 99%, but I still have that little confusion, मैम why आपकी is परमिशन हो तो that कुछ बोल सकता हूँ मैं? realization, supposing somebody is already, like for example, Mahavatar Babaji, okay, he is a realized soul, okay, we all know that he is a realized soul, huh? So does he need that further thing? He doesn't. No. Okay, that answers my question. Okay, answers my question. Sri Rama, Yogananda ji, those who have, they don't need. They already have attained that, and that they have attained that level where these things cannot just again get into them. And so then from there, you have elevated yourself. That answers my question. बिल्कुल Okay. बिल्कुल। तो मतलब है उन्होंने जान लिया है, उनको याद आ गया है, और अब वो उसमें इस्टेब्लिश हो गए हैं, है ना। हो गए हैं, करेक्ट। और मैं एक और चीज क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। तो क्या सपोज आप आज जान, आपको लेट्स से आज एनलाइटनमेंट हो गया, आज रियलाइजेशन, ठीक है, किसी का भी, तो क्या आपके लिए भी आज ही सब खत्म हो जाएगा? इसके दो आंसर्स हैं। एक है हाँ, बहुत कुछ, 99% आपका अज्ञान इमीडिएट खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमने इतने सालों तक, इतने जन्मों तक उस अज्ञान को ढोया है, उसको पूरी तरह से वो एज अ मेमोरी फिर से वापस आ जाता है। तो एक साधक को एनलाइटनमेंट के बाद भी कुछ टाइम लगता है उसको पूरी तरह से खत्म करने में। वो जो 1% है थोड़ा सा, वो रह जाता है। तो इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने जान भी लिया है, रियलाइजेशन हो गया है, उसके बाद भी वो लोग साधना कर रहे हैं। और एक सोसाइटी में रह के, एक स्ट्रक्चर में रह के भी एक इंसान कर रहा है, तो वो मुक्ति के मार्ग पे ही है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जानने के बाद भी वो कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। इसका एक और एग्जांपल ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे ज्ञान मार्ग में अगर सपोज रियलाइजेशन हो जाता है, तो
तो कुछ लोगों का सवाल आता है कि अरे हम तो जान गए थे, सब कुछ क्लियर हो गया था, अभी फिर से क्यों हमको ये भ्रम हो रहा है? तो इसका वही फिर करना ही पड़ रहा है, जानबूझ के या ना जान के या इम्पैक्ट के वजह से ध्यान आपको नहीं रहना ही पड़ रखना, रहा है, आपको करना ही पड़ रहा है, तो वो कुछ हमें रिवर्स नहीं कर रहा है, राइट? हमारे हमारे प्रोग्रेस को या हमारा रिवर्स नहीं करता। देखो, जो जानबूझ के कर रहे हैं वो गुरु लोग करते हैं, गुरु लोग करते हैं। अब महाअवतार बाबा जी ने अभी भी अपनी शरीर रखा हुआ है, या स्वामी रामा ने जानने के बाद भी इतने सालों तक काम किया, या बहुत सारे गुरु लोग कर रहे हैं, है ना, आज भी कर रहे हैं। वो जानबूझ के करते हैं, वो शिष्यों को निकालने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के नहीं भी कर रहे हो, वापस आप फिर से उसमें जा रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है। वही मैं बता रही थी। जैसे उसका एक जो है ना एग्जाम्पल ये है, गुरुजी देते हैं कि अगर आपकी टांग सपोज 6 महीने तक मोड़ के रख दी जाए, है ना, आपके नी से आपकी टांग को मोड़ दिया जाए और बांध दिया जाए, अब क्या होगा? आप नहीं चल पाओगे, 6 महीने तक उस टांग को यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद 6 महीने बाद आपकी टांग खोल दी जाए, अब आपकी टांग तो खुल गई है, नाउ इट इज फ्री। पर क्या आप इमिजिएटली चल पाओगे उस टांग से? नहीं चल पाएंगे ना। क्यों? लंगड़ाओगे, गिरोगे। क्यों? क्योंकि वो 6 महीने तक बंद थी। अब खुल तो गई है, लेकिन खुलने के बाद भी उसको नॉर्मल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम अज्ञान में पता नहीं कितने जन्मों से पड़े हुए हैं। तो जब ये ज्ञान मिलता है, जब जानते हैं, तो हाँ, फ्री तो हो गए, लेकिन उसको 100% परफेक्ट चलने में कुछ समय लग जाता है कई लोगों को। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जब हम सब जानते हैं अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी का, कि जब अष्टावक्र ने जनक जी को ज्ञान दिया और जनक जी को इमिजिएटली ज्ञान हो गया था, फिर भी उन्होंने बोला था अभी तुमको 12 साल लगेंगे इस ज्ञान को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए। 12 साल। और ये 12 साल की जो पद्धति है, ये क्रिया योग में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। योगानंदा जी ने बहुत बार इस 12 साल की वो दिया है कि हमें कोई भी हैबिट फॉर्म करने में और कोई भी हैबिट तोड़ने में, अगर एक जो है वो 12 साल लगते हैं। ओके, तो ये जस्ट फॉर दैट रेफरेंस।